गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे अरूपता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम ये भी बताए थे जटिल अभिक्रिया के बारे में कि जटिल अभिक्रिया है क्या, इसके बारे में बता चुके थे। और जटिल अभिक्रिया के बारे में हम बताए थे कि वह अभिक्रिया जो कई चरणों में संपन्न होती है उसको हम लोग जटिल अभिक्रिया कहते हैं। ये सब हम बता चुके हैं। ऐसे जटिल अभिक्रिया जो है ये मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की होती हैं। ये पहला हम लोग का जो है इसमें बता देते हैं आप लोग को कि ऐसे हम बता चुके हैं कि पहला क्रमागत अभिक्रिया, दूसरा जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और तीसरा जो है हम लोग को ये पार्श्व अभिक्रिया। ये तीनों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ना है हम लोग को। इसके बाद अरूपता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है ये भी हम बता चुके हैं। अब अगला पॉइंट चलेंगे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ना है। ऐसे तो ये अभिक्रिया की जो कोटि होती है कई प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। इतना मतलब कि ये अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इसमें हम लोग को ये सबसे पहले हम लोग पढ़ना है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम बता देते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है। कहता है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या इसका डिफिनेशन जो है दूसरे शब्दों में भी दे सकते हैं। कहता है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है कहा जाता है। ठीक ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए। तो ऐसे हम लोग देते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे इसमें हम तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में बता देते हैं कि माना कि ए क्या है, अभिकारक है जो बी प्रतिफल जो है ये उत्पन्न करता है। ठीक है। प्रारंभ में ये अभिकारक है, ये हम लोग क्या है, प्रतिफल है। तो मान लेते हैं कि शुरू में यानी प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी रहती है, मान लेते हैं समान ए जो है मोल प्रति लीटर जो है ली जाती है। इसके बाद इसका प्रतिफल जो है ये कितना प्राप्त हो रहा है ये मालूम नहीं, ये अभी शून्य हो जाएगा। ठीक है। लेकिन टी समय के बाद, टी समय में मान लीजिएगा टी समय में अभिकारक की मात्रा जो है ए तो है, ये है। टी समय के बाद कितना होता है, ये कुछ समय के बाद अभिक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। तो इसके बाद अभिकारक के जो अणु होते हैं उसमें कमी हो जाती है। इसका मतलब ये है जो कमी होती है ए माइनस एक्स हो जाती है। कौन सी कमी होती है, तो एक्स कमी होती है। तो अभिकारक की जितनी मात्रा ली जाती है उसमें से हम लोग कमी करते हैं। तो इतना हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इसकी मात्रा कितना प्राप्त होती है, वहीं एक्स हो जाता है। ये तो यहाँ पर हमको शून्य हो जाती है, जो कि प्रारंभ में ये ए मात्रा दी गई है, ए मोल प्रति लीटर। ठीक है। तो प्रतिफल कितना बनता है, तो प्रतिफल उस समय हम लोग को शून्य होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग
अभिक्रिया का वेग जो है किसके समानुपाती होता है? बताया है कि अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है। यही हम लोग का t समय के बाद हम लोग का अभिकारक का ये मात्रा जो है प्राप्त हुई है, ठीक ना। तो a-x इसका घात कितना है? शून्य घाती है। तो ऐसे तो आप लोग को बता चुके हैं पहले भी, और नजदीक में ऐसे तो हम लोग पहले से भी ये बता चुके हैं कि अभिकारक का जो वेग है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। बताया गया है कि dx बाई dt द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। अभिकारक का जो वेग है इसको dx बाई dt द्वारा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ही हम लोग समानुपाती हटाते हैं बराबर हम लोग का क्या हो जाता है? k। ये कितना है हम लोग का? यानी a माइनस एक्स की पावर 0। देखिए कितना हो जाता है? dx बाई dt इक्वल टू ये k। आप जानते हैं कि किसी भी अंक का पावर अगर हम लोग 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। जैसे मानते हैं कि s के पावर 0 है तो इसका भी मान 1, अगर a के पावर 0 है तो इसका भी मान 1। उसी तरह से a माइनस s का पावर 0 है, ठीक ना, इसका भी टोटल का ये मान जो है कितना हो जाएगा? 1, ठीक ना। तो कितना हो जाती है? ये dx बाई dt इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ जी? ये जो है ये क्या हो जाता है? यही जो है यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभिष्ट व्यंजक है। अभिष्ट व्यंजक है। अगर कह के पूछ देता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें, तो इसी तरह से हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया में बता दिया हम लोग कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है उसको हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मान लेते हैं कि a क्या है? अभिकारक है, ठीक ना। b क्या है? प्रतिफल यानी उत्पाद है, ठीक ना। ये हम लोग को उत्पाद हो जाती है, ठीक है। उत्पाद या प्रतिफल कहिए। शुरू में अभिकारक की 1 ग्राम मात्रा जो है ली जाती है, तो प्रतिफल क्या है? कुछ नहीं प्राप्त होता है, शून्य ही रहता है। लेकिन कुछ समय का मतलब मान लेते हैं t समय के बाद इसकी मात्रा में, अभिकारक की मात्रा में कुछ कमी होती है। वह कमी क्या है? तो a माइनस एक्स हो जाती है। तो प्रतिफल क्या बनता है जी? तो x हो जाता है। अब इसके बाद इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ये अभिक्रिया का वेग समानुपाती जो है किसके हो जाएगा? अंत में t समय के बाद जो मात्रा प्राप्त हुई है ये उसके शून्य घात के समानुपाती होती है। कहता है ना कि अभिक्रिया का जो वेग है किसके समानुपाती होता है? तो अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो अभिकारक हो गया, बड़ा कोष्ठ दे दिए तो ये सांद्रण हो जाता है। कौन सा घात? तो शून्य घात, क्योंकि शून्य घात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती। तब क्रिया के वेग को हम लोग क्या कहते हैं? dx बाई dt कहते हैं। समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर k हो जाता है, ये ज्यों कहते हैं। k क्या है जी? यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ k स्थिरांक है। यहाँ k क्या है? तो स्थिरांक है, इसलिए dx बाई dt बराबर k हो ही गया। किसी भी अंक का पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो dx बाई dt इक्वल k में 1 से गुना करते हैं k, यही हम लोग को समीकरण प्राप्त होता है। यह जो समीकरण क्या है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है ना। ये तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में ये तो माना कि इस शून्य कोटि का अभिक्रिया हो गया, इसका व्यंजक हो गया, ठीक ना। अब इसका बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए शून्य कोटि का जो अभिक्रिया है इसका एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब दोनों आपस में संयोग करते हैं तो मान लेते हैं कि NO बनाते हैं, इसको बैलेंस कर दिया इससे, ठीक ना। इसलिए
अब क्रिया का हम लोग वेग निकाल देते हैं। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम लोग चलेंगे, इसलिए dx बाई dt निकाल देंगे। dx बाई dt, dx बाई dt का मतलब आप लोग समझते हैं, अभिक्रिया का वेग ये जो है इसके समानुपाती हो जाता है। तो जो अभिकारक है इसके सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है। इसमें 2 पॉइंट है, पहले नाइट्रोजन के ले लेंगे, इस नाइट्रोजन का सांद्रण हो जाता है इसका शून्य घात, इसका भी हो जाता है ऑक्सीजन, इसका भी शून्य घात, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाता है dx बाई dt, समानुपाती हटाएंगे तो k, यहाँ पर देखिए इसमें तो आप लोग जानते हैं कि n2 जो है इसका पावर कितना है 1, तो टोटल का मान इसका पावर कितना है 0 है, इसलिए टोटल का मान कितना हो जाएगा 1। इसका भी टोटल का पावर कितना है 0, इसका भी मान 1। तो कितना हो गया dx बाई dt बराबर k क्या है, ये तो स्थिरांक है कि ना, ये जो है ये स्थिरांक है चाहे नियतांक, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जब dx बाई dt इक्वल टू जब k आ गया, कोई अंक तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इसलिए और क्रिया का इसका वेग कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई अंक प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्रिया का वेग हम लोग को 0, ठीक है। तो इसी तरह से और भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में H2 प्लस O2, इसको भी ले सकते हैं आप लोग, तो कितना हो जाता है H2O, इसको बैलेंस कर दीजिए 2 से, यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे हो जाता है, तो इसका भी इसलिए इसका भी निकाल देते हैं dx बाई dt। ये भी हम लोग देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग को यह भी ध्यान देना है कि यहाँ पर इसके साथ जो हम लोग को परमाणु जो गुणा है, ठीक ना, तो इसके क्योंकि शून्य घात का अभिक्रिया लेना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ना है, इसलिए इस अंक से मतलब नहीं है, आप बस ये जो है इसका शून्य घात हम लेते हैं, ये भी हो जाएगा इसके समानुपाती, चाहे डायरेक्ट चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि, है ना। ये कितना होता है, ये हाइड्रोजन हो जाता है, इसका भी शून्य कोटि, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी शून्य कोटि, यहाँ भी दिखा देंगे। अच्छा है ना, तो यहाँ पर समानुपाती दिखा सकते हैं, तो कितना हो गया dx बाई dt, समानुपाती हटाएंगे तो वहीं के देखिए इसी ध्यान दीजिए, इसका भी पावर 0 है तो इसका भी 1, इसका भी पावर कितना है 1, तो कितना हो गया dx बाई dt इक्वल टू k। जब k आ गया, इसके साथ कोई अंक नहीं है, इसका मतलब है अगर पूछा जाए कि अभिक्रिया की कोटि जो है ये कितना हो जाता है, फिर इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल लेंगे, तो केवल हमको अभिकारक से ही मतलब है। अभिक्रिया की कोटि जब शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका घात क्या होना चाहिए, तो हमेशा शून्य ही होना चाहिए। इन्हें कि यहाँ पर H2 लिख दिया तो इसका इसमें 2 परमाणु है तो इसका पावर 2 हो जाएगा, वैसे नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल बहुत से एग्जाम्पल लेकर के आप लोग हल कर सकते हैं। ये तो हम लोग पढ़ लिए इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। अब इसी में ये अगला पॉइंट है हम लोग का, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बाद हम लोग पढ़ना है, एक जो बता देते हैं, इसमें हम लोग के जो नियतांक हम लोग पढ़े हैं, इसका एक मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। जैसे इसमें के होता है, के के बारे में भी पढ़े कि के क्या है, कि स्थिरांक है, तो के का मात्रक जो होता है क्या होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ना, यही होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, के का मात्रक होता है, ठीक है। अब इसी में अगला पॉइंट हम लोग पढ़ना है, ये अर्ध आयु के बारे में, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया,
तो अर्ध आयु पढ़ लेते हैं। अर्ध आयु देखिए, अर्ध आयु, अर्ध माने होता है आधा, यानी कोई भी अभिक्रिया है उसको आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है। जैसे हमारे की रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो कभी कभी क्या होता है कि आधा समय में ही वह अभिक्रिया जो है वह पूरा हो जाती है। तो वही कहता है कि वह अभिक्रिया जो है ना, जो अभिक्रिया जो है ठीक आधा पूर्ण होने में, कहता है वह अभिक्रिया जिसको ठीक आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यह अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के ठीक आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहा जाता है। जो अर्ध आयु है इसको संकेत में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं जी, तो टी हाफ द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसमें भी यही है, मान लेते हैं कि शुरू में जैसे अभिकारक है, अभिकारक की मात्रा जो है 1 ग्राम ली जाती है। ठीक है, इसलिए अब इसका अर्ध आयु निकाल देते हैं तो 1 ग्राम का अर्ध आयु कितना हो जाता है, A/2 हो जाती है। कहता है कि मान लेते हैं कि शुरू में प्रारंभ अभिकारक की मात्रा कितनी ली जाती है, 1 ग्राम ली जाती है। ठीक है, 1 ग्राम लेने के बाद ये अभिक्रिया का अर्ध आयु, तो अभिक्रिया का अर्ध आयु जो है कितना हो जाएगा, तो क्या जितनी मात्रा लेते हैं उसका हम लोग आधा कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि A मात्रा लिए हैं तो अभिकारक की मात्रा इतनी है, इसके अर्ध आयु निकाल देते हैं तो A/2 हो जाती है। ठीक है, तो ये अभिकारक का क्या हो जाता है, ये अर्ध आयु हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो चूंकि हम लोग, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अर्थात x बराबर ये कितना हो जाता है, A/2 ना, ऐसे हम लोग हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र होता है, चूंकि K बराबर होता है हम लोग को x/t, ये जो है नियतांक, इतना बराबर सूत्र होता है x/t। अब इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ये K बराबर x का मात्रा कितना है जी, A/2 है। अब बटा में कितना है, ये t कितना हो गया, कि 2 जो है नीचे आ जाता है, ये कितना हो जाता है, A/2t। ठीक है, अभी इतना हम लोग को हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग टी का मतलब हो गया कि यहाँ पर अर्ध आयु जो है हम लोग को ली गई है, तो अर्ध आयु के द्वारा हम लोग यहाँ पर इसको चाहेंगे तो यहाँ पर टी हाफ कर सकते हैं। ठीक है, समय हम लोग का है टी हाफ ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग त्रिगुणा कर देते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं। अंक को जेम करते हुए जैसे टी हाफ है, इसलिए क्या करते हैं, टी हाफ कर देते हैं। तो ए तो पहले सही है और 2 भी पहले सही है, के को यहाँ पर, इसको यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं। तो इतना भी हम लोग को हो जाता है। ठीक ना, ये टी हाफ बराबर कितना हो जाता है, A/2 के। तो ये जो मान हो जाता है ये हम लोग को अर्ध आयु के बारे में। तो वही कहता है कि किसी भी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। मान लेते हैं कि प्रारंभ में अभिकारक की A मात्रा ली जाती है ना, इसलिए उसकी अर्ध आयु निकालते हैं तो कितना हो जाता है, A/2 हो जाती है। इसके बाद x जो है मात्रा ली गई है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, वही A/2। ठीक है, अब देखिए एक हम लोग का सूत्र भी होता है कि के जो हम लोग का कांस्टेंट है, के बराबर सूत्र होता है x बटा में ये टी हाफ, यानी x बटा में तो समय होता है, लेकिन कौन सा समय है, तो अर्ध आयु है। तो अर्ध आयु है तो टी के जगह पर वही हम लोग का टी हाफ हो जाता है।
ठीक है ना। ये के हो जाता है, एक्स का मान इतना है, एक्स की जगह पे a/2 बैठा दिए, टी हाफ है ये है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 नीचे आ जाता है तो 2 नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, टी हाफ का मान निकालना है तो टी हाफ को तिरिया गुणा कर देते हैं तो टी हाफ के जगह पर आ जाता है, के आ जाता है यहाँ पर। तो देखिए टी हाफ यहाँ पर आ गया, ये है 2 है ये है, टी हाफ की जगह पर ये के आ गया, ठीक है ना। ऐसे तो यह जो समीकरण हमको हो जाता है, ये अर्ध आयु का ये समीकरण जो है हम लोग को हो जाता है। कितना मिनट हुआ है? 20। कितना मिनट? 20। हाँ? 20।